सभी विद्यार्थी जो EMRS TGT और PGT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मुझे ये एक प्रैक्टिस बुक मिली हुई है। ये है तो TGT की, पर PGT के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। मतलब इसी पैटर्न पे PGT के भी प्रश्न पे आएंगे। तो PGT के का कोई प्रैक्टिस बुक मिला नहीं मार्केट में, मुझे ये TGT की मिली है, वो भी बड़ी मुश्किल से बड़े दिनों के बाद मिली। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला ये शुरू किया है। पहले जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, ये 10 क्वेश्चन आएंगे इसके जनरल अवेयरनेस के। उसके बाद सेकंड पार्ट है, इसमें रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे, देखिए कुछ इस तरह से। उसके बाद इसमें पार्ट 3 है नॉलेज ऑफ ICT, यही सेम पैटर्न PGT का भी है। उसके बाद चौथा इसमें है टीचिंग एप्टीट्यूड से। उसके बाद पांचवा हमारा आएगा सेक्शन, ये आएगा हिंदी का, जो कि आपका मेन होगा। जो मतलब जिस सब्जेक्ट से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए वो होगा। हम हिंदी के लिए हैं तो हमारा हिंदी का ये पार्ट होगा, पांचवा पार्ट होगा। और ये इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, नहीं 100 नहीं 80 क्वेश्चन होंगे। 41 नंबर से, प्रश्न नंबर 41 से शुरू हो करके ये प्रश्न नंबर 100 तक ये जा रहा है, ठीक है। उसके बाद से फिर ये देखिए एक आगे आपका ये भी क्वेश्चन फिर आ गया, गद्यांश से लेकर के फिर पद्यांश से आ गया। और इसमें फिर आ गया पेडागोजी से संबंधित ये प्रश्न है। पेडागोजी से आ गया क्वेश्चन, हिंदी पेडागोजी से। और इसके बाद इसका छठवां वो होगा, भाग होगा, जिसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा। मतलब इसमें 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं, हिंदी व्याकरण से हैं, फिर इंग्लिश से हैं, इंग्लिश ग्रामर से हैं 10 क्वेश्चन। ये क्वालिफाइंग प्रकृति का है, इसको क्वालिफाइंग करना आवश्यक है। उसके बाद ही आपके फर्स्ट पार्ट की कॉपी चेक होगी। पहले अगर आप इसमें क्वालिफाई करेंगे तभी आगे की कॉपी चेक होगी। और फिर उसमें 141 से 150 तक के क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन फिर से हिंदी के दिए हुए हैं और हिंदी साहित्य से दिए हुए हैं मतलब। तो चलिए बिना देर किए हम इसका हिंदी वाला भाग देखेंगे। हिंदी वाले भाग का हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, जिसके माध्यम से राज्य कार्य होता है, कचहरियों का काम, सरकारी आदेश, सूचनाएं और विज्ञापन, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से शासकीय स्तर पर पत्र व्यवहार हो, वह कौन सी भाषा कहलाती है। ये देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, राष्ट्रभाषा, आम भाषा, जनभाषा या राजभाषा। तो इसका उत्तर होगा जिसके माध्यम से राज कार्य होता है, कचहरियों का काम, सरकारी आदेश, सूचनाएं और विज्ञापन, एक प्रदेश का दूसरी प्रदेश से शासकीय स्तर पर पत्र व्यवहार, वह भाषा राजभाषा कहलाती है, ठीक है। राष्ट्रभाषा अभी तक निर्धारित नहीं हुई है भारत की। मान न मान मैं तेरा मेहमान का क्या अर्थ है। तो मान न मान मैं तेरा मेहमान, पैसों से सब काम हो जाते हैं, अपराध करके किसी को डांटना, जबरदस्ती गले पड़ना या सावधान रहने से लाभ होता है। तो इसका उत्तर होगा जबरदस्ती गले पड़ना। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। उसके बाद देखिए तरड़ी और तरड़ी। तरड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। नाव, सूर्य, सूर्य नाव, युवती नाव और सूर्य युवती। तो देखिए तरड़ी तनुजा, तट तमाल, तरुवर बहुछाया, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो तरड़ी का अर्थ होता है जिसमें छोटी ई की मात्रा लगी हो वो सूर्य होता है, और तरड़ी जिसमें बड़ी की मात्रा लगी हो नाव होता है। तो तरड़ी का अर्थ सूर्य और नाव होगा। साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही हैं। साधारणीकरण रसास्वादन के बाद की प्रक्रिया है। साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है, या साधारणीकरण के बिना रसानुभूति संभव नहीं होती है। तो देखिए इसमें साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य होता है, यानी कि बी और सी ये सही है। तो किस ऑप्शन में है, ए और बी, ए और सी, बी और सी। तो देखिए बी और सी ऑप्शन सी में है, तो हमारा उत्तर यही होगा।
अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्य धनवेषण, अनुधन एषण, अनुधन वेषण, अनधन वेषण। तो देखिए अन्वेषण में ये यड़ संधि है, इको यड़ची सूत्र से होता है। इसमें य का व हो जाता है, उ का य का ई हो जाता है, उ का व हो जाता है। तो देखिए अनु, यहाँ उ आ रहा है, उ धन ए आ रहा है, तो उ के बाद ए आ रहा है, अतः उ को यहाँ पर व आदेश हो जा रहा है। इसलिए ये इको यड़ची सूत्र से यड़ संधि है, और ये अनुवेषण, ये इसका सही संधि विच्छेद होगा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? कवियित्री, कवित्री, कवियित्री और कवितरी। तो ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला शब्द है उस वर्तनी के दृष्टिकोण से। कवियित्री इसकी शुद्ध वर्तनी है। निम्नलिखित में कंठ ध्वनि है, कंठ ध्वनि है द, भ, छ या क। तो कंठ ध्वनि इसमें क होती है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। उड़ती चिड़िया को पहचानना, मन की या रहस्य की बात तुरंत जानना, अनहोनी या लीक से हटकर बात करना, फिक्र या चिंता करना, दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास में स्वयं नीचा देखना। तो उड़ती चिड़िया को पहचानना, इसका अर्थ हुआ मन की या रहस्य की बात तुरंत जान जाना, ये इस मुहावरे का अर्थ हुआ। तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है झूठा दिखावा करना, शौकीन व्यक्ति, अभावग्रस्त जीवन या कथनी करनी में अंतर। तो तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता, इसका अर्थ होगा झूठा दिखावा करना। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो देखिए अंबर पनघट और तारा घट उषा नागरी, इन सभी में रूपक अलंकार आता है, रूपक अलंकार है इसमें, इस पंक्ति में। इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, इसमें अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि ना तो श्लेष है, श्लेष मतलब एक शब्द के कई अर्थ हों, तो ऐसा कोई नहीं है, ना तो वक्रोक्ति है, ना ही दो बार शब्द कोई आया है जिसके दो अलग अलग अर्थ हों, तो इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। करुण कलित आया है, इसमें क की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। गमन, आगमन, निषिद्ध, विहित, अमिश, शामिश, व्यास, समास। तो देखिए गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना, निषिद्ध मतलब रोका जाना, अविहित मतलब किया जाना, व्यास का अर्थ होता है बढ़ाना, बड़ा करना, और समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। आमिष और सामिश ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। आमिष का उल्टा होगा निरामिष, अर्थात ये हमारा उत्तर होगा। विलोम की दृष्टि से ये युग्म अशुद्ध है। घन का अर्थ नहीं है घर, बादल, बड़ा हथौड़ा या घना। तो देखिए घन का अर्थ घर नहीं होगा, बादल, बड़ा हथौड़ा और घना होगा। घन अनेकार्थक शब्द है। इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है। अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण या नकुल। तो पतवार का पर्यायवाची इसमें से कर्ण है। कर्ण दुर्योधन के लिए पतवार के समान था। हिंदी की 17 बोलियों का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से संबद्ध नहीं है? नहीं है शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश या पैशाची अपभ्रंश। तो पैशाची जो है हिंदी की बोलियों से संबंध नहीं है। पैशाची से पंजाबी और लांदा का आविष्कार हुआ है, दोनों हिंदी में नहीं आती हैं। भारत की ज़्यादातर लिपियां किस लिपि से निकली हैं? भोजपुरी, मैथिली, ब्राह्मी या मगही। तो देखिए ब्राह्मी ही एकमात्र यहाँ पर लिपि ही है ऑप्शन में। भोजपुरी, मैथिली और मगही ये सब बोलियां हैं। प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत या अवहट। तो सबसे प्राचीनतम भाषा वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद अपभ्रंश का आएगा क्रम। नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया है? तो नई कविता नाम का प्रचार रामविलास शर्मा, रांगे राघव, प्रयाग नारायण त्रिपाठी या आगे ने।
तो अज्ञे जी ने किया है नई कविता नाम का प्रचार। हालांकि ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, परंतु नई कविता नाम का नाम इन्होंने ही दिया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? चौथा सप्तक, तीसरा सप्तक, तार सप्तक या दूसरा सप्तक? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे सप्तक के कवि हैं, होगी विजय सर्वेश्वर। किस सप्तक में एक भी कवित्री शामिल नहीं है? तार सप्तक, चौथा सप्तक, दूसरा सप्तक या तीसरा सप्तक? तो तार सप्तक में, यानी कि जो पहला सप्तक जिसको कह सकते हैं, में कोई भी कवित्री शामिल नहीं है। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। पंक्ति किसकी है? रामविलास शर्मा, रांगे राघव, नागार्जुन या भवानी प्रसाद मिश्र? तो ये नागार्जुन जी की पंक्तियां हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? जागो फिर एक बार व बादल राग, तुलसीदास व सरोज स्मृति, सरोज स्मृति व जूही की कली, तुलसीदास व कुकुरमुत्ता। तो रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में तुलसीदास व सरोज स्मृति को कविताओं का सार माना है। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। यह कथन किसका है? यह कथन है नंदुलारे वाजपेयी जी का। निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? पायस पयोनिधि, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद, वेणु गीत। तो देखिए, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? पायस पयोनिधि, ये इनकी रचना नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, एक गोविंद गिल्लाबाई की रचना है। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। ये किसका कथन है? तो ये बच्चन सिंह का कथन है। सनिकज्जल चस झस लगन उपज्यो सुदिन स्नेहु, क्यों न नृपहि हवै भोगवै लहि सुदेशु सब देहु। बिहारी के उपर्युक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? वैद्य ज्ञान, राजनीति शास्त्र, देशाटन या ज्योतिषी? तो इस दोहे में ज्योतिषी ज्ञान बिहारी का प्रकट हुआ है। अष्टछाप के कवियों में किन में पिता पुत्र का संबंध था? नंददास कृष्णदास, कुंभनदास चतुर्भुजदास, परमानंददास कृष्णदास, गोविंद स्वामी छीत स्वामी। तो देखिए, कुसूपक्री ये हैं वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अच्छी गोचन ये विठलनाथ के शिष्य थे। तो कुंभनदास ये आपके वल्लभाचार्य के हैं, अच्छी गोचन ये विठल दास के शिष्य हैं। और इन दोनों में, कुंभनदास और चतुर्भुजदास में पिता पुत्र का संबंध है। कलिकुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो उक्ति किस कवि द्वारा रचित है? ईश्वरदास, नरहरि बारहट, ईश्वरदास, अग्रदास या नाभादास? तो यह नाभादास की उक्ति है, नाभादास द्वारा लिखित है। फूल मरै पै मरै न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? दादू की, कबीर की, रैदास की या जैसी की? तो ये जैसी की कवि है। जैसी की मतलब रचना है, प्रसिद्ध उक्ति है। मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? नाथ साहित्य का, उपनिषद का, अद्वैत दर्शन का या जैन साहित्य का? तो मध्यकालीन संत काव्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन किसका है? डॉक्टर पुखराज मारू का, सोमप्रभ सूरी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या डॉक्टर नगेंद्र का? तो कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों में के प्रभाव के कारण है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह इनमें से किसका कथन है? तो देखिए, ये भी रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउर बेली,
कुवलयमाला कथा या वर्ण रत्नाकर, तो कलचुरी राजवंश की 7 कथा नायिकाओं के नक्शिक का वर्णन राउरवेल में है। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित हैं, तो आप सभी को पता है ये आदिकाल से संबंधित हैं अमीर खुसरो जी। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं कबीर, सूरदास, सरापा या विद्यापति। तो इसमें सरापा सबसे पहले कवि माने जाते हैं अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार। कबीर दास, सूरदास ये दोनों भक्ति काल के हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने या डॉक्टर मोहन अवस्थी ने? तो हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें हैं मेरी जीवन यात्रा, विस्मृत यात्री, मेरी लद्दाख यात्रा या तिब्बत में 100 वर्ष। तो देखिए मेरी जीवन यात्रा भी राहुल सांकृत्यायन का ही है, परंतु यह इनकी आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 100 वर्ष, ये दोनों इनके यात्रा साहित्य की पुस्तकें हैं। यानी कि 3 और 4, जिस ऑप्शन में 3 और 4 ऑप्शन 3 में है। लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? रिपोर्ताज, संस्मरण, व्यंग्य या रेखाचित्र? तो लक्ष्मीपुरा इसमें रिपोर्ताज विधा की रचना है। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, शिवपूजन सहाय, रामविलास शर्मा, रघुवीर सहाय। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरण के रचना के लेखक है शिवपूजन सहाय। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? जैनेन्द्र कुमार से, अमृतलाल नागर से, यशपाल से या उषा प्रियंवदा से? तो कथा से शीर्षक जीवनी संबंधित है अमृतलाल नागर से। चतुरसेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ किस कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आती है? डायरी, यात्रा वृतांत, आत्मकथा या जीवनी? तो चतुरसेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ ये आत्मकथा विधा के अंतर्गत आती है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में किस परिवेश का चित्रण है? सांस्कृतिक, राजनीतिक, स्त्रीपरक या वैदिक काल का? तो अशोक के फूल निबंध में सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण है। अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? महाकाल, जिजीविषा, यमराज या धर्मराज? अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को महाकाल का नाम दिया गया है। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का या नंदुलारे वाजपेयी का? तो यह कथन है रामविलास शर्मा जी का। आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त, चंद्रगुप्त और अलका, अशोक और चारुमित्रा, होरी और बुधिया। आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त। जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? उषा प्रियंवदा, मृणाल पांडे, चित्रा मुद्गल या मृदुला गर्ग? जिंदगी और गुलाब ये उषा प्रियंवदा की कहानी का संकलन है। मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? लालपान की बेगम, पंचलाइट, संवदिया का या रसप्रिया का? तो मृदंगिया रसप्रिया का कहानी का पात्र है। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है? ज्ञान रंजन, अखिलेश, सृंजय, अनिल यादव? तो नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती ये अनिल यादव का है कहानी संग्रह। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं केशव प्रसाद मिश्र, भैरव प्रसाद गुप्त, राजेंद्र यादव या प्रभाकर माचवे? तो प्रभाकर माचवे जी हैं। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? कड़ियाँ, तमस, झरोखे या बसंती? तो ये स्वाधीनता से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव का चित्रण तमस उपन्यास में किया गया है। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है किसका कथन है?
किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, शिवनंदन सहाय, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है कथन है। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे क्या कहते हैं? एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अंधेर नगरी, अंधा युग, ध्रुव स्वामिनी, आगरा बाजार। इसमें लोक नाट्य शैली, समस्या मूलक नाटक, प्रहसन या गीत नाटक। तो अंधेर नगरी प्रहसन है, अंधा युग गीत नाट्य है, ध्रुव स्वामिनी ये समस्या मूलक है, और आगरा बाजार ये लोक नाट्य शैली पर है। तो 3-4-2-1 ये हम ऑप्शन बी सही हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, अद्भुत अपूर्व स्वप्न। तो रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती को मानते हैं, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित है। नाचिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, प्रसाद सतारे हिंद या इंशाअल्लाह खां। तो नाचिकेतोपाख्यान ये सदल मिश्र की रचना है। जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? श्री रामपुर कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज या प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज के 4 खड़ी बोली के लेखकों ने अनेक शैलियों की नींव रखी थी। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा, गोरा बादल की कथा, कुतुब शतक या भाषा योग वशिष्ठ। तो चंद छंद वर्णन की महिमा यह रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है। इसके कवि हैं कवि गंग। जानवी कहानी के लेखक हैं अज्ञेय, बंग महिला, उपेंद्रनाथ अश्क या जैनेन्द्र कुमार। तो जानवी कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती? यथासंभव तुक और लय का ध्यान। तो देखिए हमारा पहला ही ऑप्शन सही मिल गया। यथासंभव तुक और लय का ध्यान कहानी लेखन के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि ये काव्य लेखन की अनिवार्य शर्त है। निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? लहना सिंह, पंडित बुद्धिराम, अमीना या और सुनंदा। तो देखिए लहना ये उसने कहा था का पात्र है, पंडित बुद्धिराम बूढ़ी काकी का पात्र, और अमीना ये ईदगाह का पात्र है, और सुनंदा ये जैनेन्द्र के किसी कहानी की पात्र हैं। तो अमीना और बुद्धिराम बी और सी ऑप्शन बी में सही है, बी और सी अमीना और पंडित बुद्धिराम। अब देखिए अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्रायः भूल जाते हैं कि यह लाक्षणिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा का अर्थ है उस मानव की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हिंदी है। मनुष्य ही बड़ी चीज़ है, भाषा उसी की सेवा के लिए है। साहित्य दृष्टि का भी यही अर्थ है। जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है उसकी क्या कीमत है मैं नहीं कह सकता, परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग, शोक, दरिद्रता, अज्ञान तथा परमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है वह निश्चय ही अक्षय निधि है। तो ये हो गया अनुच्छेद। अब क्वेश्चन देखिए, अक्षय निधि का अर्थ क्या है? किसी का नाम है, कभी न खत्म होने वाली संपत्ति, बिना क्षय, रोग रहित निधि। तो देखिए अक्षय निधि का अर्थ होता है कभी न खत्म होने वाली संपत्ति। परमुखापेक्षिता से क्या तात्पर्य है? दूसरों से आशा रखना, पराय सुख की अपेक्षा करना, ईश्वर का सुख, पराय सुख अच्छा लगना। तो परमुखापेक्षिता से तात्पर्य है दूसरों से आशा रखना। अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों का सही जवाब दीजिए। देखिए फिर से अब आ गया अनुच्छेद। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तमचीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधे रखते अपनी रीढ़। तम शब्द का यहाँ क्या अभिप्राय है? निशा, यामिनी, अंधकार या रात्रि। तो देखिए निशा, तम का अर्थ होता है अंधकार। निशा, यामिनी और रात्रि ये सब रात के पर्यायवाची हैं।
सीधी रीढ़ का यहाँ कौन सा अर्थ है? स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, आत्मनिर्भर होना, अभिमानी होना या सीधी बात करना। तो सीधी रीढ़ का अर्थ होगा स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना। कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? जो उजाला फैलाते हैं, जो केवल सपनों में खोए रहते हैं, जो समझौता करके शांति फैलाते हैं, या जो स्वाभिमानी और साहसी और निर्भीक हैं। तो इसका उत्तर यही होगा जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक हैं। देखिए यहाँ पेडागोजी के प्रश्न आ गए हैं। श्रवण करते समय श्रोता कौन कौन से विभिन्न कार्य पूरे करते हैं? श्रवण करते समय श्रोता कौन कौन से विभिन्न कार्य पूरे करते हैं? पहला, इसमें सुनते हैं तथा क्रिया करते हैं, और दूसरा है सुनते हैं तथा चित्र बनाते रंग भरते हैं। तो इसमें क्या है? ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है केवल एक, ऑप्शन सी है एक तथा दो दोनों, और ऑप्शन डी है एक तथा केवल दो, केवल दो। तो देखिए सुनते समय, श्रवण करते समय श्रोता सुनते भी हैं और क्रिया भी करते हैं। ऑप्शन ए भी सही है, वन भी सही है, और दो सुनते हैं तथा चित्र बनाते रंग भरते हैं। सुनते हैं फिर उन अनुदेशों का पालन करते हैं, रंग भरते हैं, चित्र बनाते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही होगा, एक तथा दो दोनों सही है। मनोवैज्ञानिक कसौटी के अंतर्गत कौन सा मापदंड नहीं है? प्रेरणा, स्तर, साहित्यिक उपकरण या चित्र खाका। मनोवैज्ञानिक कसौटी के अंतर्गत कौन सा मापदंड नहीं है? तो इसमें स्तर, लेवल ये मनोवैज्ञानिक मापदंड नहीं है। प्रेरणा, साहित्यिक उपकरण और चित्र खाका, ये सब मनोवैज्ञानिक उपकरण आएंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भरण अभ्यास का प्रयोग शब्दावली के लिए किया जा सकता है। भरण अभ्यास फिल इन, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स या खाली स्थान भरो वाला जो प्रश्न होता है, शब्द भरण अभ्यास मतलब कि खाली स्थान भरो का प्रयोग शब्दावली के लिए किया जा सकता है। नंबर 1 कथन है। दूसरा है फिल इन अभ्यासों को भाषा के अधिक सक्रिय उत्पादन की आवश्यकता नहीं होती। फिल इन एक्सरसाइज डू नॉट रिक्वायर मच एक्टिव प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। केवल एक सही है, केवल एक दो सही है, न तो एक न तो दो सही है, एक और दो दोनों सही है। तो इसका उत्तर होगा भाषा के अधिक सक्रिय उत्पादन की आवश्यकता नहीं है। मुझे इसका उत्तर ऑप्शन ए लग रहा है और केवल एक सही लग रहा है। वैसे मैं इसका उत्तर आप लोग भी कमेंट करिएगा, मैं इसका उत्तरमाला में देख कर के फिर कमेंट सेक्शन में बताऊंगी कि कौन सा सही है। वैसे मुझे केवल एक लग रहा है सही। निम्नलिखित में से किसको भारत में बहुभाषावाद की सकारात्मक विशेषताओं के रूप में माना जा सकता है? किसको भारत में बहुभाषावाद, मल्टी लैंग्वेलिज्म की सकारात्मक विशेषताओं के रूप में माना जा सकता है? ठीक है, यह भारतीय समुदाय में अनेक भाषाओं की स्वीकृति को प्रोत्साहित करता है। बहुभाषावाद एक व्यक्ति को केवल हिंदी की ओर प्रभावित करता है, तो केवल आ गया तो ये नहीं हो सकता। यह बच्चों को भिन्न भिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से बचने और अंग्रेजी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से बचने के लिए, क्यों बहुभाषावाद की बात हो रही है, तो यहाँ पर केवल एक सही होगा। यह भारतीय समुदाय में अनेक भाषाओं की स्वीकृति को प्रोत्साहित करता है। देखिए यहाँ ऑप्शन ए में 1 और 3 सही है, ओनली हमारा ऑप्शन बी सही होगा, ओनली केवल एक सही है। लेखन गतिविधि में वाक्य स्तर पर लेखन के अंतर्गत क्या आता है? वाक्य लेखन के अंतर्गत क्या आता है? लेखन गति चार्ट या ग्रिड में जानकारी लिखना, अव्यवस्थित वाक्यों को सही ढंग से फिर से लिखना। तो ये दोनों आएंगे, एक और दोनों, बोथ 1 और 2 दोनों आएंगे। संवादात्मक अध्यापन के सिद्धांत संचार और संस्कृति परस्पर संबंध सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? संवादात्मक अध्यापन के सिद्धांत संचार और संस्कृति परस्पर संबंध सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? भाषा अधिग्रहण के लिए कक्षा का अनुभव सांस्कृतिक इनपुट में समृद्ध होना चाहिए।
सामग्री और गतिविधियां खुली हैं, पूर्ण रूप से अनुमानित नहीं है। यह केवल वही बात नहीं है जो वक्ता कहता है, अपितु वह संदर्भ भी है जिसमें वह कहता या कहती है। शिक्षक की भूमिका एक संवादात्मक सहयोगी की है। तो देखिए इसमें होगा ऑप्शन ए सही होगा। भाषा अधिग्रहण के लिए कक्षा का अनुभव सांस्कृतिक इनपुट में समृद्ध होना चाहिए। कहानी सुनाने से कौन सा उद्देश्य पूरा किया जा सकता है? अन्य विषयगत क्षेत्रों के साथ प्रदर्शन का समन्वय करना, संवेदी क्षमता का विकसित करना। सी है सरल स्वर शैली और सुर परिवर्तन, स्वरों, व्यंजनों, अक्षरों और घबराहटपूर्ण आवाज़ों का उपयोग करके मौखिक रूप से व्यक्त करना, विषय वस्तु की बुनियादी समझ में सुधार करना। तो देखिए कहानी सुनाने से ऑप्शन सी जो है सरल स्वर शैली, सुर परिवर्तन, स्वरों, व्यंजनों, अक्षरों और घबराहटपूर्ण आवाज़ों का उपयोग करके मौखिक रूप से व्यक्त करना, ये उद्देश्य पूरा होता है। जब एक शिक्षक भाषा पढ़ाने में विज्ञान और समाज विज्ञान का उपयोग करता है, ऐसे प्रस्ताव को यह कहा जा सकता है वस्तुगत भाषा शिक्षण, अनेकवादी भाषा शिक्षण, विधा प्रकार भाषा शिक्षण या पाठ्यक्रम के साथ साथ भाषा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, पाठ्यक्रम के साथ साथ भाषा, क्योंकि एक शिक्षक भाषा पढ़ाने में विज्ञान और समाज विज्ञान का भी उपयोग कर रहा है। स्कूल परिसर में छात्रों के लिए क्या खतरनाक हो सकता है? कम हवादार कक्षाएं, अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ, संतोषजनक स्वच्छता और टूटा फर्नीचर। तो देखिए अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ ये खतरनाक हो सकता है। फरहीन अक्सर अपनी कॉपी में कुछ न कुछ लिखती रहती है। एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? फरहीन को कुछ न कुछ करने की आदत है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। फरहीन को कोई बीमारी है, इसका इलाज कराया जाए। फरहीन को कॉपी के पन्ने खराब करने की आदत है, उसे मना किया जाए। फरहीन अपने मन की बातों की अभिव्यक्ति चाहती है, उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। तो जितने भी ऑप्शन है उसमें ऑप्शन डी ही पॉजिटिव दे रहा है, इसलिए इसका उत्तर यही होगा। फरहीन अपने मन की बातों की अभिव्यक्ति चाहती है, उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। देखिए अब ये सब क्वेश्चन उसके आगे जीएस के आगे, तो ये मैं नहीं करवा पाऊँगी। हाँ यहाँ देखिए पार्ट 5 जो है, 5 नहीं बल्कि 6 जो है कंपल्सरी वाला पार्ट है, इसको हम देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से किसमें निम्नलिखित मुहावरों का सही अर्थ दिया गया है? दांत काटी रोटी, समाज से बाहर, असाधारण घटना, पक्की मित्रता या बिल्कुल बेकार। तो इसका उत्तर होगा पक्की मित्रता, ऑप्शन सी सही है। रसोई घर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व। तो रसोई घर में रसोई के लिए घर अर्थात तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो सदैव, सदा धन इव, ये नहीं है। मनोरथ, मनः धन रथ, ये भी नहीं है। निर्गुण, निह धन गुण, सत धन आचार, सत धन आचार होगा अर्थात सदाचार, ये हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। हाथी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। तो हस्ती होता है तत्सम और उसका तद्भव होता है हाथी। जो मोक्ष चाहता हो के लिए शब्द है मुमुक्षु, मुमुच, मुरमुच, ममुच। तो मुमुक्षु होता है जो मोक्ष चाहता हो, मुमुक्षु। तनय, सुत, आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द सुनिए। पुत्र, पुत्री, भाई या पिता। तो तनय, सुत, आत्मज ये पुत्र का पर्यायवाची है। मूक का विलोम होगा, मूक का विलोम होगा अल्पभाषी, वाचाल, मृदुभाषी या कटुभाषी। तो मूक का विलोम होगा वाचाल। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं, इसमें से एक जो भाग त्रुटिपूर्ण उसे बताना है। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, तो लीची खरीदनी है होनी चाहिए, लीची खरीदने हैं, यही इस भाग में त्रुटि है। लीची खरीद, लीची स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए इसे खरीदनी होनी चाहिए, खरीदनी है। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है। कक्षा, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों में किस श्रेणी में आता है? समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो कक्षा जो है समूहवाचक संज्ञा है। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु, काम, पुरुष या काल। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं।
देखिए ये इंग्लिश वाले प्रश्न आ गए, 10 प्रश्न ये इंग्लिश के हैं, ये मैं नहीं कराऊंगी। उसके बाद देखिए ये लास्ट में फिर 10 क्वेश्चन हिंदी के हैं, इन्हें देख लेते हैं। रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है, कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य क्षिति मोहन सेन। तो रासोचरित काव्य और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी, ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ इनमें से क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार में होती है। रस, छंद और समास इसका उत्तर नहीं होगा। चौपाई कितनी मात्राओं का छंद है? तो चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन सी सही है। आचार्य भरत के रस सूत्र में उत्तरता शंकुक के सिद्धांत का नाम है, तो शंकुक की अनुमिति से, अभी शंकुक की अनुमिति थे, तो शंकुक के अनुमितिवाद है, शंकुक ने अनुमितिवाद की व्याख्या की है। इंसानियत सबका संधि विच्छेद होगा। इंसान धन आयत, इंसान धन ईयत, इंसानी धन अत, इंसानी धन यत। तो इंसान धन ईयत होगा, यहाँ ई जो है ये मात्रा के रूप में आ जाएगा, इंसानियत हो जाएगा। निम्नलिखित में से माता पिता में कौन सा समास है? तो माता पिता में द्वंद्व समास है, ऑप्शन बी सही है। अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? 6, 8, 9 या 7? तो देखिए 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं, 4 उष्म वर्ण होते हैं, दोनों मिलाकर 8 होते हैं। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। तो प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, ये सामान्य भविष्य काल है। निम्नलिखित में कर्तृवाच्य का वाक्य बताइए। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, राम द्वारा रावण को मारा गया, आज टहलने चला जाए, छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। तो इसमें कर्तृवाच्य का वाक्य है तुलसीदास ने रामचरितमानस। देखिए जहाँ पर आपको ये ने शब्द मिल जाए वो कर्तृवाच्य का शब्द होगा, कर्तृवाच्य का वाक्य होगा। और जहाँ आपको द्वारा मिल जाए, द्वारा देखिए तो ये कर्मवाच्य होगा। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। तो ये 150 क्वेश्चन ये हो गए। और यदि आप लोग मांगेंगे तो इसके पूरे पेपर की, मतलब जो जीके जीएस वाले भी आगे वाले पेपर हैं वो सारे मैं इसकी पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। और इसकी जो व्याख्या इधर पीछे दी हुई है, उत्तर भी दिया हुआ है और व्याख्या भी दी है, ये सब की मैं पीडीएफ बना के डाल दूँगी। यदि आप लोगों को चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में कहिएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। और कैसी लगी ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर अपने भाव बताइएगा। कोई प्रश्न हो मन में तो ज़रूर पूछिएगा। बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी पहली बार चैनल पर आ रहा है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करिए।